Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपका स्पोर्ट टेस्ट 11 का फिजिक्स का सॉल्यूशन दूंगा। आपने इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा से देखिएगा। नंबरिंग जो स्टार्टिंग है 51 से है। 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर है 51। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरमीडिएट इमेज के बारे में पूछता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप तो जानते होंगे, इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई लेंस होता है। ये ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, इस तरह से आता है ये वाला। और फिर यहां से जब जाता है इस तरह से, तो फाइनल इमेज यहां बन जाता है। डी दूरी पर बनाना चाहते हैं तो डी दूरी पर, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट। तो इस इमेज के बारे में बोलता है कि ये इमेज क्या है। तो ये जो इमेज है बड़ा बनेगा, यानी लार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल और इन्वर्टेड। इंटरमीडिएट इमेज की बात करता है। फाइनल इमेज की जहां बात करते तो फाइनल इमेज तो इन्वर्टेड होगा, लेकिन वर्चुअल बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट इमेज रियल बनता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट है 52। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। आप थ्योरी में ही पढ़े होंगे कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इंप्योरिटी जो होता है पेंटावैलेंट एलिमेंट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसको हम लोग, मैंने कहने का मतलब है कि प्योर सेमीकंडक्टर को, जर्मेनियम को पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ डॉप कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 53। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन सीरीज। अब क्या है सीरीज में ये नहीं पता, लेकिन सीरीज में है द करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट। कहता है कि फ्रीक्वेंसी को यदि हम लोग बढ़ाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। इसका मतलब है कि जेड घटना चाहिए। तो जेड घटना चाहिए, यानी कि जेड घटना चाहिए तब ना। तो पहला है ओनली रजिस्टर। तो ओनली रजिस्टर में नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो जेड से मतलब ही नहीं है, उतवार जेड बराबर आर हो जाता है। रजिस्टर एंड इंडक्टर। इंडक्टर में की बात जब करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है रजिस्टर और इंडक्टर के लिए। अब सोचिए कि ये जो है बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तो करंट बराबर होता है माने VRMS बाई जेड। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा। ये बढ़ना चाहिए तो हम लोग बढ़ेगा किस में, कैपेसिटर वाला में। कैपेसिटर यदि सर्किट रहेगा तो क्या लिखेंगे, R² प्लस 1/ω/C²। देखिए ये यदि बढ़ता है तो ये वाला घटेगा और ये घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और ओनली कैपेसिटर यदि रहेगा तो Z बराबर 1/ω/C। तो उस केस में हम लोग ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, C और D, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया करेक्ट इसका। नेक्स्ट है 54। क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ। पहला है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर।
करंट डेंसिटी वेक्टर नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो सकता है, करंट भी कंजर्व होता है लेकिन करंट डेंसिटी नहीं। करंट डेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी ना है, इसलिए पहला नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एकदम सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सी है इनफैक्ट दैट मोमेंटम विथ विच द चार्ज पार्टिकल अप्रोच ए जंक्शन टू द अनचेंज। नहीं, मोमेंटम यहाँ कंजर्व की बात कर रहा कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज एट द जंक्शन। चार्ज माने जंक्शन पर कोई चार्ज जमा नहीं होगा, मतलब जितना चार्ज इन करेगा उतना ही चार्ज आउट होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी और डी सही हो गया, यानी कि 3 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है 55। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कंडक्टिंग सरफेस है ये, चार्ज सिग्मा है, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग है ना, ये चार्ज इधर भी होगा और इधर भी होगा। यहां पर इंटेंसिटी ऐसे होता है, इसके जस्ट नजदीक ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि कंडक्टिंग होगा तो दोनों साइड चार्ज आ जाएगा ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉर्मल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3। 56। Which series of hydrogen spectrum corresponding to ultraviolet region? अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज आता है, आप पढ़े होंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है 57। The ratio of contribution made by the electric field and magnetic field component to the intensity of EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कहता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखना है कि दोनों का रेशियो होता है 1:1, क्योंकि एक में भी दोनों का रेशियो कितना होता है, तो 1:1। नेक्स्ट है 58। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच करने के लिए कहता है। कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो पता ही है, तो पहला का हो जाएगा फर्स्ट। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो उस केस में बी का हो जाएगा आंसर 3rd, म्यू इज लोवेस्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन वो दोनों के बीच में होता है, माने सबसे ज्यादा याद रखना है, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम जो है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो याद रखिएगा इस बात को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 59. A circular plate rotating about its axis with angular speed omega is placed lightly without any translational push.
ये स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस जो है ये स्मूथ है, और इसको जब हम लोग ऐसे रोटेट करा देंगे तो ऐसे ही यहीं पर ही घूमते रहेगा ये, विदाउट एनी ट्रांसलेट पुश ऑन द परफेक्टली स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। कोई आगे की ओर ट्रांसलेट नहीं किया है, पुश नहीं किया है, लेकिन पुश करेगा तो कोई तो फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स तो लगेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, यहीं पर ही क्या करते रहता है, रोटेशनल मोशन इसका होगा। यहां पर बी है और यहां पर ए है, और मान ले कि यहां पर सी है, सेंटर यहां है, सपोज दैट कि r/2 है, मान लेते हैं, दिया हुआ भी है। तो इसे याद रखिएगा कि जब रोटेशनल मोशन है सिर्फ है तो यहां का स्पीड वही होगा जो यहां का स्पीड होगा, VA बराबर VB ही होगा, और VC से क्या होगा, ये ज्यादा होगा, VC से ज्यादा होगा, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 60 नंबर। In an adiabatic process, when pressure is increased, adiabatic process में प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि dP/P इंटू 100 बराबर 3/20 है, अब CP/C भी 3/2 है, आने के गामा हो गया ये। वॉल्यूम डिक्रीज कितना परसेंट करेगा, तो फॉर्मूला जानते हैं कि P इंटू V पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट कर दीजिए V के रेस्पेक्ट में, तो V गुने में P इंटू में गामा, V पर पावर गामा -1 प्लस P इंटू में V पर पावर गामा इंटू dP/dV बराबर 0। डिफरेंशिएट कर दिए इसको, V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं, V पर पावर गामा -1, उसको उधर कर देंगे तो P गामा V पर पावर माइनस गामा गामा बाई गामा, V पर पावर गामा बाई V इजिकल टू V पर माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया यहां से, इसको इधर कर देते हैं, dV/V, ये माइनस है, 1 गामा dP/P, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 1 गामा कितना हो जाएगा 2/3, और 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, ये 3/20, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 हो गया 1/10%। याद रखना है 1/10% आने डिक्रीज करेगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 61। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस आर, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, I² R इजिकल टू पावर, पावर आने की फोर्स गुने वेलोसिटी, इसका हो जाएगा एम्पियर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट ऑफ R डायमेंशन कर देते हैं डायरेक्ट, डायमेंशन ऑफ R, देखिए फोर्स का डायमेंशन mlt-2 इंटू वेलोसिटी का lt-1, अब भाई इसका a-2, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा यहां से ml2 t-3 a-2 +2 हो जाएगा। सॉरी ये तो प्लस हो रहेगा ना, तो इधर हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये एम्पियर है, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस रहेगा ये, और L2 t-3 a-1, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। 62
डिफरेंट रिलेशंस आर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसको याद रखिएगा, लोड आर्म्स गुने में लोड बराबर इफोर्ट आर्म्स गुने में इफोर्ट होता है। इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट है 63, पोलर सैटेलाइट्स आर लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड मतलब बहुत ही कम हाइट पर, यानी एच दिया हुआ है 500 to 800 किलोमीटर सैटेलाइट। दूसरा है पोलर सैटेलाइट्स आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, बहुत कम हाइट का सैटेलाइट होता है पोलर सैटेलाइट। ये भी सही है, मतलब कम हाइट पर इसलिए कि उसमें जो कैमरा लगा रहता है वो अर्थ सरफेस के फोटो जो है क्लियर भेजे वेदर वगैरह को। पोलर सैटेलाइट्स गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेयर एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इन, ये भी सही है। याद रखिएगा कि पोलर सैटेलाइट कैसे करता है, जैसे सपोज दैट कि ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अर्थ तो ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन पोलर सैटेलाइट ऐसे करता है इस नॉर्थ से साउथ, पोल टू पोल, मतलब पोल टू पोल क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसलिए दोनों करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट्स 2 आर करेक्ट, दोनों सही है ये। नेक्स्ट है 64, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए इस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1, यानी पीरियोडिक तो होगा लेकिन एसएचएल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कौन 2, पीरियोडिक है लेकिन एसएचएल नहीं होगा। नेक्स्ट है 65, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर α1 एंड α2, है ना। ब्रास एंड दोनों का लंबाई दिया हुआ है, L2 - L1 रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर, मतलब चेंज इन लेंथ सेम हो। ऐसा प्रॉब्लम भी बहुत सारा मिला होगा कि चेंज इन लेंथ सेम हो, यानी कि चेंज इन लेंथ पहला का वही होगा जो चेंज इन लेंथ दूसरा, चेंज इन लेंथ बराबर ओरिजिनल लेंथ α1 डेल्टा टी, α2 डेल्टा L2 डेल्टा L2 α2 डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना भी है, चेंज इन लेंथ सेम रहेगा तो ये कंडीशन होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 3। 66, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड फ्रॉम द मूविंग बॉडी एक्सेलरेशन। तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्राफ से कहता है कैसे निकालेंगे, तो क्या बताएंगे, स्लोप, VT ग्राफ का जो स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। आप लोग तो सही ऑप्शन का जरूर चूज किए होंगे इसको। नेक्स्ट है 67, कहता है कि बुलेट ऑफ मास 0.2 kg हॉरिजॉन्टल स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इंस्टेंटली कम टू रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर। देखिए इस तरह का है, एक बुलेट है, ये स्मॉल मास है 0.2 kg का, और ये जा रहा था 90 मीटर पर सेकंड से, और ये इसका मास दिया हुआ है 1.8 kg।
इंस्टेंटेनियसली कम टू रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक, इसे याद रखिएगा। एक टकराने के बाद ब्लॉक का तो वेलोसिटी होगा ही, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसका मतलब है कि उसी में इम्बेडेड हो गया होगा ये टकराने के बाद। टकराने के बाद जब इम्बेडेड हो जाएगा इसमें, तब इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, तो कितना वेलोसिटी मिलेगा इसको। मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, एम इंटू में यू, एम प्लस एम इंटू में भी। एम दिया हुआ है 0.2 गुने में 90, एम प्लस एम करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू भी करेंगे तो 2 इंटू 9/20 यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड इसको मिलेगा। तो कहता है कितना हाइट तक ही जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू एम प्लस एम इंटू में जी एच। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एज इजकल टू वी स्क्वायर बाई 2g। 0.9 गुने में 0.9 हाइट पूछता है। जीरो 0.2 kg है, ये है ना। एक मिनट, यहां पर इसको मल्टीप्लाइड जोड़ेंगे तो 2 नहीं रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 हो गया ये। यहां से क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 9 बाई 2 इंटू में 10। ये लगभग हो गया 4.05 मीटर आ गया ये अप्रोक्स। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि दोनों का मास को सम करेंगे 1.8 और 0.2, तो मास हो जाएगा 2 ना। तो 2 करेंगे तो ये जो 9 हो गया, यहां पर 9 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट है 68 नंबर देखिए। द डेविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस इज ए मिनिमम एट। मिनिमम क्या होना चाहिए, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होता है ये। इसका आंसर फर्स्ट, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डेविएट कर जाता है। 69 है, Which of the following diagram does not represent a streamline flow। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो कौन फ्लो नहीं करेगा, तो किसमें कॉन्टेक्ट माने एक लाइन से दूसरे लाइन को क्रॉस कर ले रहा है, तो आंसर ही 4 है, 4 ही होगा। स्टेडी फ्लो नहीं होगा, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब में कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। इसी में कुछ लाइंस जो है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। 70 इसको पहले हटा देते हैं। A wire stretched between two rigid support। एक वायर जो है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/12 का फॉर्मूला होता है V/12 और यह है 65 हर्ट्ज। मास ऑफ द वायर, मास दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻² kg और म्यू दिया हुआ है लिनियर मास डेंसिटी 5 इंटू 10⁻² kg पर मीटर। तो कहता है कि स्पीड बताइए। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए हमको लेंथ चाहिए। लेंथ पता चल जाएगा तो इसको गुना करके इधर मल्टीप्लाई कर देते। तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है m/l, मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ बराबर हो जाएगा m/म्यू। m है 8 इंटू 10⁻² और ये है 5 10⁻²। ये तो कैंसिल हो गया, ये 8/5 मीटर।
तो V बराबर हो जाएगा 65 इंटू में 2y इंटू में L की जगह है 8/5। ये कितना से कटेगा? 13 से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये 208 मीटर पर सेकेंड। 70 का आंसर 4। 72 पहले 71 होगा, उसके बाद 72। 71 ये स्मॉल टेलीस्कोप है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ एफओ दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर और एफई भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? एज्यूम नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है तब उसको देख रहे हैं, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है इंफिनिटी वाला एफओ बटे एफई। एफओ कितना है? 160। ये तो एकदम आसान था। 32 मैग्नीफाइंग पावर 32 वाले 3 नंबर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है 72। नेक्स्ट है 72। E एंड B रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव किधर होता है, तो E क्रॉस B के ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका आंसर है 4। और 73 है लॉजिक गेट से ये प्रॉब्लम है, ये और गेट इधर नैंड गेट कर दिया गया। नॉट गेट हो गया ये, है ना, नॉट गेट और इधर और गेट है, तो क्या मिल गया? ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट। नॉर गेट का दोनों इनपुट को जोड़ देते हैं तो ये नॉट हो जाता है, और ये वाला नॉट और ये वाला भी नॉट कैंसिल हो जाता है, तब बच जाता है कौन? और गेट। ऐसे भी सोच सकते हैं, और नहीं तो फिर बूलियन अलजेब्रा बना करके भी बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 74। Heavy water is used as moderate in a nuclear reactor। Heavy water क्यों यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? मॉडरेटर के रूप में। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर करता क्या है कि न्यूट्रॉन्स का जो थर्मल एनर्जी होता है उसको स्लो कर देता है, कम कर देता है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन ऑफ थर्मल एनर्जी। आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट है 75। When interference of light takes place, interference of light जो होता है तो क्या होता है? तो याद रखना है कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं एनर्जी ज्यादा हो जाता है तो कहीं एनर्जी कम, तभी तो कभी ब्राइट कभी डार्क दिखाई देता है। हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गुड होल्स एंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, लेकिन एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जितना एनर्जी कहीं पर घटा है दूसरी जगह उतना ही एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 3। 76 ईडी करेंट, 76 है। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इज नेगेटिव। एक ही चीज तो होता है कि मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी नेगेटिव किसका होता है? डायटोमिक मटेरियल का। डायटोमिक मैग्नेटिक मटेरियल, डायटोमिक मटेरियल ओनली 4। और 77 ईडी करेंट आर प्रोड्यूस व्हेन। ईडी करेंट कब प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस होता है तो जब कब कहते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यदि अप्लाई करते हैं किसी मेटल के क्रॉस तो उसमें ईडी करंट क्रिएट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ए मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये सब थ्योरी से क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा था इस बार, और ये भी बहुत जरूरी है कि थ्योरी जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट है 78। नंबर देखिए,
250 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में। VRMS और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड है। मैक्सिमम करंट पूछता है, करंट मैक्सिमम का जो होगा सही होगा, क्योंकि जेड का तो वैल्यू ओमेगा का तो फिक्स कर दिया ना, तो जेड का वैल्यू फिक्स्ड है, वोल्टेज भी फिक्स्ड है, तो जो करंट होगा वही होगा। इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात में जो करंट होगा वही होगा। तो जेड इजिकल टू फार्मूला होगा रूट अंडर R स्क्वायर बाई 1 बाई ओमेगा सी के स्क्वायर। सीरीज में 30 के स्क्वायर 100 इंटू में 25 250 माइक्रो है, तो 10 टू दी पावर 6 कर देते हैं। ये लग रहा है कि 40 आ जाएगा। ये 50 ओम हो गया। तो करंट कितना होगा? VRMS बाई जेड ये दिया हुआ है 200 बाई 50, 4 एम्पियर आ रहा है। मैक्सिमम करंट पूछता है, ओ सॉरी RMS, तो करंट RMS पूछता है। मैक्सिमम करंट का मतलब हो गया कि RMS पीक करंट है। ये चॉइस में पीक करंट पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, पीक करंट पूछता है। उस तरह का मैक्सिमम नहीं है कि जेड को मिनिमम करके आई मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना, इसलिए पीक करंट निकालना पड़ेगा। पीक करंट I0 बराबर IRMS गुने में √2, तो हो जाएगा 4√2 एम्पियर। पीक करंट पूछता है ये, या करंट एम्पलीट्यूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है (79) For measurement of potential difference, potentiometer is preferred in comparison to voltmeter because for measurement of potential difference, potentiometer is preferred in comparison to voltmeter because पहला है पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो वोल्टमीटर वो ज्यादा सेंसिटिव, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन द वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज चीपर देन वोल्टमीटर, ये भी नहीं है। पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट। इसमें तो हम लोग बैलेंस करके नहीं देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है सर्किट से करंट नहीं लेता है, वो अपने करंट से मेजरमेंट करता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 4। तभी तो बैलेंसिंग लेंथ आता है इसमें। नेक्स्ट है 80 नंबर। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर है, जो चार्ज Q दिया हुआ है 25 माइक्रो कूलम, प्रत्येक साइड दिया हुआ है A 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द, इसको R मान लेते हैं। देखिए रेगुलर हेक्सागन है, सभी पर चार्ज दिया हुआ है, तो कहता है कि सेंटर पर पोटेंशियल बताइए क्या होगा। तो याद रखना है कि कॉर्नर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस वही होता है जो ये वाला डिस्टेंस होता है रेगुलर हेक्सागन में। तो पोटेंशियल यदि निकालना है तो एक के कारण पोटेंशियल निकालते हैं कि Q/R, उसमें 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्योंकि सभी चार्ज पॉजिटिव है और सबके कारण पोटेंशियल जुट जाएगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 चार्ज दिया हुआ है 25 माइक्रो, I इंटू 6 डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, -2 इतना वोल्ट हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर।
ठीक है, ये जो है 1 के कारण हम लोग निकाल लिए हैं और उसमें से 6 से क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट है 81। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जो रेजिस्टेंस 60 ओम, माने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G दिया हुआ है 60 ओम, एंड ए मीटर, सो फुल डिफ्लेक्शन फॉर, इतना करंट देते हैं यानी IG 2 मिली एम्पियर देते हैं तो फुल डिफ्लेक्शन है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 8 एम्पियर। कहता है कि 8 एम्पियर को मेजरमेंट करना चाहता है तो शंट लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसमें हम लोग शंट लगाते हैं इसका रेजिस्टेंस, और ये वाला हो जाएगा 8 एम्पियर और ये हो जाएगा IG, तो ये वाला हो जाएगा I माइनस IG, याद रखना यही हो गया I। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि IG इंटू में G, I माइनस IG इंटू में R। रेजिस्टेंस पूछता होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, यही R का वैल्यू निकाल लेना यहां से। R बराबर IG इंटू में G बाई I माइनस IG, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। I का वैल्यू, IG का वैल्यू है दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, I इंटू 60, I का वैल्यू 8 है, में से 2 मिली एम्पियर माइनस कर दें तो लगभग 8 ही रहेगा ये, तो आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 ओम, क्योंकि इसको इसके रेस्पेक्ट में जो है नेग्लिजिबल ले लीजिए, 10 to 0 कर दीजिएगा इसको। देख लीजिए 4 से कटेगा 3/2 तो 1.5 आ जाएगा। इसका आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट है 82। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है, ये थिन वायर हो, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पर ई बराबर होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। इसको 4 पाई कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, उसी को क्या कहते हैं। यहां से ई का वैल्यू दिया हुआ है 36 इंटू 10 टू दी पावर 6 और 1/4 पाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 लैम्डा, और डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करके लैम्डा निकाल लीजिएगा तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलम पर मीटर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 83। थ्री नंबर देखिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और करंट है 15 एम्पियर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है तो ये हो जाएगा IB बाई साइन थीटा। I कितना है 15, B का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और ये 1/2 न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है
84 आइए, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 8 एम्पियर टू 0, और 8 एम्पियर से 0 हो जा रहा है 0.2 सेकंड में। इफ द एवरेज ईएमएफ 60 वोल्ट इंड्यूस्ड गिवन द एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्शन। कहता है कि एवरेज ईएमएफ दिया हुआ है, तो कहता है कि सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। तो फार्मूला हम लोग को होता है, ई एवरेज का फार्मूला होता है L इंटू में डेल्टा आई बाई डी आई बाई डी टी, ठीक ना। ये कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू 60 वोल्ट है। ये एल निकालना है। चेंज इन करंट, करंट चेंज कितना किया है 8, और कितना टाइम लगा है 0.2। ये गुना कर दीजिए इसमें, तो 12 12 एल बराबर 12/8 1.5 हेनरी हो गया। आंसर 2 हो गया इसका। नेक्स्ट है 85, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक वायर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीजेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीजेज, माने इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीडी बराबर आई बाई एन ई ए। रेजिस्टेंस के टर्म में जरा लेते हैं तो वी बराबर आई बराबर वी बाई आर। टेम्परेचर जैसी बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये करेक्ट है ऑप्शन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक वायर डिक्रीजेज, ठीक है। रीजन क्या कहता है, रीजन ये सही है कि नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मेटेलिक वायर डिक्रीजेज, ये भी सही है, दोनों सही है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 86, आने सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में आइए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन बिलो। देखिए पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन लैम्डा, वेव आर इन फेज एट ए पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। चॉइस देख लीजिए सब। वेव्स आर आउट ऑफ फेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों वेव जो होता है वो सेम फेज में रहता है, ये तो हमेशा, तभी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। इसलिए इसका पहला का हो जाएगा थर्ड। तो पहला का थर्ड जो है 3 और 4 दोनों में है, तो बी अब चलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आउट ऑफ फेज होता है, आउट ऑफ फेज में कौन हो गया 4, वो भी सही है। तीसरा देख लीजिए, 3 और 4 दोनों में है ऑप्शन में। और सी नंबर देखिए, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, और डिस्ट्रक्टिव में n प्लस 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये तो हमको गलत हो गया। पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। ये तो ये जो है आपका सी का फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज में होता है तो सही है, डिस्ट्रक्टिव आउटर फेज में सही है। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है n लैम्डा, और वो होता है लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। 2n प्लस 1 लिखना चाहिए था ये। नेक्स्ट है 86 के बाद 87। If a proton is projected in a direction perpendicular to the uniform magnetic field, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना। चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन को भी प्रोजेक्ट करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स में, लाइन्स ऑफ फोर्स माने उसी लाइन में,
तो उसी लाइन पर जब इलेक्ट्रॉन को हम फेंक देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि F बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू में V क्रॉस B। तो B कहीं डायरेक्शन में यदि प्रोजेक्ट करिएगा तो ये 0 डिग्री हो जाता है, और उस केस में फोर्स 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन विल मूव इन ए सर्कुलर सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, तो ठीक है, और उसका कोई डिफ्लेक्शन न होगा, इलेक्ट्रॉन सीधे चलते रहेगा। आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है 88। A solid sphere, disk or solid cylinder, all of the same mass, made of the same material and allowed to roll inclined plane। तो सबसे पहले कौन पहले गिरेगा, है ना? तो बॉटम पर कौन पहले पहुंचेगा? तो देखेंगे कि बॉटम पर पहुंचने के लिए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसका टाइम कम लगेगा। तो देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है G sin थीटा 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब इसका वैल्यू देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन जो होता है सॉलिड स्फीयर का होता है, इसलिए सबसे पहले जो है सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 8, फर्स्ट करेक्ट हो गया। और यदि स्मूथ रहता तब सब एक साथ पहुंच जाता। Two cars moving in opposite direction approach each other with a speed। दो कार है ये, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो टू कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विथ स्पीड। ए है और बी है, दो कार है। ए जा रहा था 24 मीटर पर सेकंड से, और ये है 18 मीटर पर सेकंड से। ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार बिलो द हॉर्न। फर्स्ट कार जो है इसमें से हॉर्न निकलता है, वेव निकलता है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है इतना हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार। इस पर के ड्राइवर यहां पर कितना स्पीड से पहुंचेगा एफ डैश निकालने के लिए कहता है। तो यहां पर सोर्स भी मोशन में है, ऑब्जर्वर भी मोशन में है। एफ डैश होता है V प्लस V नॉट, V माइनस VS इंटू में F। फॉर्मूला V दिया हुआ है 6, V दिया हुआ है 330, और V नॉट हो गया है, ये ऑब्जर्वर हो गया, और V है 330 माइनस सोर्स ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना हर्ट्ज। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 682। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। टू आर्ट्स में है 90। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, याद रखिएगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट जब रहता है, यहां पर सन है, ए पॉइंट पर बी है, इसको हम लोग कह दिया है ए है, और यहां पर सी है। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है प्लेनेट का, तो V इंटू में R बराबर कांस्टेंट होगा। R दूरी ये वाला, या ये वाला, या चाहे ये वाला। R ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, सबसे कम होगा यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पर स्पीड और कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर यहाँ। आंसर कौन हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बी, और काइनेटिक एनर्जी सी से, है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए इसका आंसर जो है 90 का आंसर हो जाएगा 2। 91।
91. In which of the following processes heat is neither absorbed nor released by the system and heat interaction 0 हो जाए, तो किस प्रोसेस में होता है आपको पता होगा, आप लोग सब मारे होंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग सही आंसर दिए होंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस थ्योरी से रिलेटेड था ये। 92. A cylindrical tube of a spray pump has a radius r, one end of which has a 2n fine holes, each of radius r. देखिए सिलेंड्रिकल ये पाइप है, ये फिगर देख लीजिएगा। मान लिया कि लिक्विड है ये, इसका रेडियस r है और इसमें बहुत सारा होल है, ये बहुत सारा होल है, ये n होल्स है। तो जैसे ही इसको हम लोग आगे ले जाएंगे तो इससे जो पानी सबसे निकलेगा बाहर, सभी से बाहर निकलेगा, स्पीड अलग अलग होगा। तो इस स्थिति में पूछता क्या है, 2n होल्स है, ये नहीं है 2n है, 2n होल्स है। तो देखिए जितना वॉल्यूम पर सेकंड यहां से इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड यहां से आउट होगा। दोनों बराबर करेगा तो इतना वॉल्यूम का मतलब होता है ए इंटू में भी एरिया। वॉल्यूम पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू में वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं, यही होता है वॉल्यूम पर सेकंड। तो क्या लिखेंगे, पाई आर ए स्क्वायर इंटू में भी बराबर, ये भी डैश से निकल रहा होगा। पूछता क्या है, तो कितना स्पीड से ये आउट होगा ये पूछता है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू भी डैश इंटू में कितना हो जाएगा, ये 2n। इतना से निकलेगा, जितना वॉल्यूम पर सेकंड इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड आउट होगा। वीडस निकाल लीजिए यहां से, वीडस कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी बाई 2n इंटू में भी आर स्क्वायर होगा। ये आंसर हो जाएगा 4। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ कहीं है, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही नहीं रहेगा, इसलिए जितना पर सेकंड इंटर करेगा लिक्विड उतना ही पर सेकंड इधर से आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 93। ये इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और ये एक्सेलरेशन से ही जा रहा है ना। तो कहता है कि कितना एक्सेलरेशन हो ताकि ये स्लाइड नहीं करे, तो ये एंगल थीटा दे दिया है। तो हम लोग को ई वाला जब एंगल रहता था तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का जी tan थीटा, लेकिन tan थीटा की जगह ये वाला अल्फा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये जी कॉट थीटा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 94। नंबर, x and y coordinates of the particles x is equal to 12t minus 8t स्क्वायर है और y is equal to 24t है। एक्सेलरेशन द पार्टिकल एट t is equal to 3 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहता है t सेकंड 3 सेकंड में। एक बार vx निकाल लीजिए 16t और vy निकाल लेंगे 24। एक्सेलरेशन x निकालेंगे तब ये हो जाएगा 0 माइनस 16 और ये हो जाएगा ए वाई निकालेंगे तो 0
ये तो y 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन टोटल हो जाएगा -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 3 95। A particle of mass m at rest suddenly breaks into 3 fragments. 2 fragments of mass m each लोग म्यूचुअल परपेंडिकुलर। देखिए m है, ये 3 पार्ट में टूट गया, और m है दो जो बराबर बराबर मास था, दोनों परपेंडिकुलर, सभी का स्पीड v है। तो तीसरा मास बचेगा कितना, 4m ना, तो इसका स्पीड इधर होगा v डैश। पहले हमको स्पीड निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का जोड़ देंगे, क्योंकि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, रेस्ट में था शुरू में, तो एनर्जी रिलीज कितना करेगा, तो देख लेते हैं, v डैश निकाल लेते हैं, मोमेंटम का जब कर देते हैं, इसका 0, तो ये दोनों का सम, मोमेंटम का सम होगा इसके बराबर, तो कितना आ जाएगा ये mv के स्क्वायर प्लस mv के स्क्वायर के अंडर रूट बराबर 4m इंटू v डैश। तो रूट अंडर 2 mv इजकल टू 4m इंटू में v डैश, m से m कैंसिल हो जाएगा, v डैश हो जाएगा रूट अंडर 2v बाई 4। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर ये वाला आया, हाफ mv स्क्वायर इसका भी आया, प्लस हाफ इंटू में 4m इंटू v डैश के स्क्वायर 2/16 v स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा mv स्क्वायर, आप प्लस ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 5 mv स्क्वायर बाई 4। आंसर ये हो जाएगा आपका 5 mv स्क्वायर बाई 4, यानी कि 95 का आंसर है 3 करेक्ट। टू आइडेंटिकल ग्लास, दो आइडेंटिकल ग्लास है ये, म्यू जी दिया हुआ है, इक्वी कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f, each are kept in contact, the space between the two thin lenses filled with liquid देखिए ध्यान दीजिएगा, एक लेंस ये है और इसका लेंस एक ये है, दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों का फोकल लेंथ f है, इसका भी फोकल लेंथ f है और इसका भी फोकल लेंथ f है। कहता है कि दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें लिक्विड भर दिया गया है। ये जो लिक्विड जो लेंस होगा इसका क्या रेडियस होगा निकालना पड़ेगा, दोनों बराबर रेडियस का है, तो इधर भी बराबर बराबर रेडियस होगा, और इसका लिक्विड का दिया हुआ है 5/4 म्यू का वैल्यू। तो खैर इसका रेडियस मान लें कि r है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि 1/f बराबर म्यू दिया है 3/2, तो 3/2 माइनस 1 इंटू में 1/r माइनस 1/-r, 1/f इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 2/r, 2 से 2 कैंसिल, r बराबर f आ गया। इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, तो 1/f डैश मान लेते हैं, तो म्यू की जगह 5/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/-r माइनस 1/r, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/r, माइनस 1/4 1/2 हो गया, अब r की जगह f, माने f डैश जो हो गया माइनस 2f आ गया इसका। अब इसका तीनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1/f रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/f प्लस 1/f ये हो जाएगा माइनस ना,
1/2f। ये हो जाएगा 2/f माइनस 1/2f। कितना एलसीएम हो जाएगा 2f, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 f, रिजल्टेंट आ जाएगा 2f/3। 96 का 2f/3 फर्स्ट हो गया ऑप्शन करेक्ट। 97 का देखिए, 97 आसान एकदम क्वेश्चन है। रिवर्स बायसिंग में कौन है? रिवर्स बायसिंग के लिए क्या होता है कि पी टाइप का पोटेंशियल जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए एन टाइप के रेस्पेक्ट में। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन में पी टाइप जो है, जो डायोड है, वो पी टाइप जो है अर्थिंग किया हुआ है और एन टाइप को +2 पर कर दिया था। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 98। है An electric kettle has 2 heaters. When one of the coil is connected to AC source, the water is a kettle boil is 20 minutes. तो देखिए पहला कॉइल को ऑन करते हैं तो 12 मिनट में वो बॉयल कर देता है, और पहला को बंद करके दूसरा को करते हैं तो 36 मिनट में बॉयल करता है। तो कहता है कि दोनों को हम पैरेलल यदि कनेक्ट कर दें तब कितना टाइम लगेगा उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल होने में, यानी सेम हीट देगा। तो दोनों को हम लोग कर देंगे तो याद रखिएगा, दोनों को पैरेलल यदि जोड़ते हैं तो पैरेलल में होता है, याद रखना, टाइम इन पैरेलल। दोनों में हम बता दे रहे हैं पैरेलल में जो टाइम जो लगता है पैरेलल के लिए T1 T2 बाई T1 प्लस T2। और सीरीज में यदि जोड़ते हैं तो सीधे जुड़ जाएगा T1 प्लस T2, क्योंकि सीरीज में टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि सीरीज में दोनों हीटर जो है कम हीट देगा, और पैरेलल में दोनों बराबर हीट देगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हीट ज्यादा मिलेगा टाइम कम लगेगा। तो पैरेलल यहां कहा था ये वाला केस, तो 12 इंटू में 36 बाई 12 प्लस 36 कितना आंसर आ जाएगा जरा देखिए इसको। और ये हो 48, ये 4 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा इसका 4। यही सीरीज में रहता तो ये सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 99। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इस पर चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये K2 है, लेकिन K1 ज्यादा है K2 से। बताइए दोनों के बीच में एयर है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा E बाई K1। फिर हवा है तो E, फिर इसमें हो जाएगा E बाई K2 और इसमें हो जाएगा E। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कमते चल जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक में इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम जाता है, लेकिन K2 कम है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो कम ही होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ही ज्यादा होगा, क्योंकि K2 कम है K1 ज्यादा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है, तो शुरू में इंटेंसिटी हवा के लिए सबसे ज्यादा, फिर कमेगा, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, कमेगा लेकिन ज्यादा कमेगा, इसमें और ज्यादा कम, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा कम जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 100। When alpha particle, when an alpha particle of mass m moving with velocity v, और JD है ना, ये जा रहा था V से, इसके
सबसे नजदीक कब तक आएगा, तो जब नजदीक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, और बराबर k इंटू में अल्फा पार्टिकल माने 2e इंटू में जेडी बाई आर स्क्वायर। चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पर q जेडी, यहां से हम लोग आर स्क्वायर नहीं होता, सॉरी आर होता है, क्योंकि एनर्जी में आर होता है। k ऐसे लिखते हैं हम लोग, k q1 q2 बाई आर। ऐसे सोच सकते हैं कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल r का हो गया, यानी कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई m का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये था आपका 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी 51 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना था उसको अच्छे से देखिएगा एक बार और। थैंक यू।